नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। शेयर बाजार में भारी बिकवाली हुई, निवेशक हुए परेशान, लेकिन अब इन लेवल्स पे आके कहीं ना कहीं बाजार, गिरता हुआ बाजार रुक गया है। पर निवेशकों के मन में डर भी बहुत है, ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। तो क्या यहां से अब खरीदारी का मौका है या फिर अभी वेट करना चाहिए? और खास तौर से अगर आप म्यूचुअल फंड्स में नियमित निवेश करते हैं, एसआईपी करते हैं और परेशान हो रहे हैं बाजार की इस गिरावट में, तो क्या करना चाहिए? अब फ्यूचर आउटलुक कैसा है मार्केट का, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज मौजूद हैं। एमफी के चेयरमैन नवनीत मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं। नवनीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका पुस्तक पे। नमस्कार अजय जी। और आपके सभी दर्शकों को भी, क्योंकि हम पहली बार शायद मिले हैं इस वर्ष में, तो नए इस वर्ष के लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं। राइट सर, लेकिन मैं आपसे सर बहुत सारी ऐसी चीजें पूछूंगा जो निवेशकों के मन में सवाल है। हम इस मंच पे वही सवाल पूछते हैं। और अब आपसे बेहतर ये कौन बताएगा? देखिए, पता तो है कि ऑलरेडी डैमेज हो चुका और जितना नहीं सोच सकते थे वो सब होता देख लिया हमने मार्केट में। लेकिन अब इस करेक्शन के बाद बाजार पे वैल्यूएशंस आपको कैसी लग रही हैं इंडियन मार्केट्स की, एशियन पीयर्स के कंपैरेटिव? और 2025 के लिए आपका क्या आउटलुक है? पिछले 3-4 वर्षों में एक बड़ा करेक्शन बाजार में नहीं आया। बाजार में निरंतर तेजी का माहौल रहा। और स्टॉक मार्केट में, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, काफी तेजी रही। और पर्टिकुलरली जो मिड और स्मॉल कैप का जो सेगमेंट है, उसमें काफी तेजी देखी गई कई कारणों से। तो भारत का ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो सब काफी पॉजिटिविटी। और लोगों को काफी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस थी। ग्रोथ इंडिया की रिलेटिवली अभी भी विश्व के बाकी सब बड़ी मेजर इकोनॉमीज से ज्यादा है। बट थोड़ा सा स्लो डाउन जो हमको देखने को मिला 2 क्वार्टर में। और बड़ा रीजन बाजार गिरने का वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं ज्यादा हो गए। तो जो प्राइजेस थे वो थोड़े फंडामेंटल से ज्यादा मूव हो गए। पर वहां पर एक नैरेटिव का ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया और नंबर्स का कम हो गया। तो कहीं ना कहीं निवेशक जब नैरेटिव पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं और नंबर्स को भूल जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है। और विदेशी निवेशकों की भी बिकवाली रही है, और उसका बड़ा कारण भारत के वैल्यूएशन ज्यादा होना है। और अमेरिका के बाजार काफी अच्छा कर रहे हैं। और जो विश्व में एक अनिश्चितता का थोड़ा सा माहौल बना है, टैरिफ्स को लेके या दूसरे कई कारणों से, तो कहीं ना कहीं थोड़ी फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो बिकवाली रही है, उनका भी योगदान रहा है बाजार नीचे आने में। पर मुझे विश्वास है कि जो लंबे समय के लिए निवेशक निवेश कर रहे हैं, भारतीय बाजारों ने पिछले 25-30 वर्षों में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करी है निवेशकों के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम विकसित भारत बनेंगे अगले 25 साल में, तो उसमें भी निवेशकों को अच्छा रिटर्न की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन सर ये बार बार ना, ये डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर को अब धमकी दे रहे हैं और ये टैरिफ वॉर उन्होंने शुरू कर दी है। और इनफैक्ट जब आपकी हमारी बात हो रही है तो आज सुबह भी बड़ी खबर यही थी कि एक इंटरव्यू हुआ, टेलीविजन इंटरव्यू यूएस में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क साथ में बैठ गए और उन्होंने ये बोला कि हमारे ऊपर इंडिया से बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए जाते हैं, उतने तो हम लगाते भी नहीं हैं, तो जितना इंडिया हमारे ऊपर लगाएगा उतने टैरिफ हम भी लगाएंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ। सर ये टैरिफ वॉर ये कितना बड़ा खतरा है इस समय इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए? नहीं, आई थिंक पूरी देश की जनता ने, पूरे विश्व की जनता ने देखा है कि जब माननीय प्रधानमंत्री यूएस गए, उनकी और डोनाल्ड ट्रंप की जो बातचीत थी, उनकी और जो दूसरे बिजनेस लीडर्स के साथ बातचीत थी, आई थिंक सभी ने सराहा है कि दोनों लीडर्स एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, दोनों लीडर्स एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं। अमेरिका ने हमेशा कहा है कि भारत हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। भारत ने भी हमेशा कहा है कि विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है, आर्थिक महाशक्ति है, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, और हमें साथ में रहकर काम करना है। वहां पर जिस तरह से भारतीयों ने एक अपना नाम बनाया है भारत यूएस में, आई थिंक उसकी सभी ने प्रशंसा करी है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो पॉलिटिकल रेटरिक ऑन टैरिफ्स वगैरह हो रहा है, उसका भारत पर ज्यादा असर होने वाला है। मैं तो कॉन्ट्रेरी ये कहूंगा कि शायद बिगेस्ट डेमोक्रेसी जो इंडिया है, और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो इंडिया है, और मोस्ट इकोनॉमिकली पावरफुल या ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो यूएस है, इन दोनों को मिलकर पूरे विश्व में मैं कहूंगा कि शांति और समृद्धि के लिए साथ में काम करेंगे। तो मुझे उतना डर नहीं है जिस तरह से लोग एक टैरिफ वॉर की बात कर रहे हैं। वो शायद चाइना या मेक्सिको या यूरोपियन कंट्रीज के अगेंस्ट में उनके ज्यादा, मैं कहूंगा कि कदम रहेंगे। भारत के प्रति मुझे लगता है कि दोनों ही कंट्रीज आपस में मिलकर कार्य करेगी और अच्छा कार्य करेगी।
पर सर अभी वो हाल फिलहाल में बात हुई थी, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा सेक्टर, चिप मेकिंग कंपनियां, इनके ऊपर टैरिफ्स लगाने की बात थी, और ऊपर से ये अभी टेस्ला की गाड़ियां भी दौड़ेंगी भारत में ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर इंपोर्टेड कार्स के ऊपर पता ही है कि एलन मस्क खुद जो टेस्ला के मालिक हैं वो बोल रहे हैं 100% टैरिफ टैरिफ लगाता है इंडिया। अब आप एक चीज सोचिए रजत जी, कि अगर टैरिफ्स कम होते हैं पूरे विश्व में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प प्रेशर डाल रहे हैं कि आप टैरिफ लगाओगे तो मैं भी टैरिफ लगाऊंगा, आप अगर अपना टैरिफ कम नहीं करोगे तो मैं भी अपना टैरिफ बढ़ा दूंगा। तो उसके चक्कर में अगर पूरी दुनिया अगर अपने टैरिफ्स कम करती है तो ये तो अच्छा है। पूरे विश्व के जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको चीपर गुड्स मिलेगा कहीं ना कहीं तो। और अगर वहां पर टैक्स की रेट कम हो रही है और विश्व के बाकी देश भी अगर अपनी टैक्सेस की रेट कम करते हैं, अगर वहां पर डीरेगुलेशन हो रहा है और हर कंट्री के अंदर एक माहौल बनता है कि यार की रेगुलेशन को कम करके, टैक्सेस को कम करके, टैरिफ को कम करके अगर बिजनेस फ्रेंडली बनाया जाता है, तो ये तो पूरे विश्व के लिए अच्छा है। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि इसकी वजह से इतना नेगेटिविटी क्यों है। कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव है। अगर आप एक इकोनॉमिक सेंस से सोचोगे, कमर्शियल सेंस से सोचोगे, तो कहीं ना कहीं तो टैरिफ्स का कम होना, टैक्सेस का कम होना, रेगुलेशन का कम होना अच्छा ही है विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए। सर अब दूसरा मुद्दा यह है कि भारतीय बाजारों पे जो दबाव आया, हमने बजट को जाता देखा, आरबीआई की पॉलिसी भी हो गई, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर भी, ये समझ में आता है, लेकिन बाजार चलने को तैयार नहीं है। एक तो ये जो बजट 2025 निकला, इसमें सबसे बड़ी घोषणा जिसमें बहुत ज्यादा मीडिया में भी सुर्खियां बटोरी हैं वो है 12 लाख तक की आमदनी के ऊपर टैक्स माफी। इससे क्या कंजम्पशन बहुत स्ट्रांगली आप समझते हैं इंडिया में ग्रो हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल। तो सरकार का पिछले 5-6 वर्षों में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है कि कैपेक्स को बढ़ाना है, और 3 लाख करोड़ करीब का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स था 5 साल पहले, उसको 11 लाख करोड़ कर दिया गया 4-5 साल में। तो उससे बहुत फर्क पड़ा है, चाहे रोड्स हो, रेलवेज हो, रिन्यूएबल्स हो, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, नेटवर्क, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, काफी काम उससे हुआ और उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। लेकिन कंजम्पशन भी एक बड़ा भाग है अर्थव्यवस्था का। हमारी 2/3, करीब करीब मोटा मोटी करीब 2/3 अर्थव्यवस्था कंजम्पशन से चलती है और करीब 1/3 इन्वेस्टमेंट से चलती है। तो वो 2/3 को भी बढ़ावा देना जरूरी था। रूरल कंजम्पशन में कहीं ना कहीं फूड प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो वेलफेयर स्पेंडिंग कई स्टेट्स की हुई है, वाटर लेवल्स अच्छे हैं, क्रॉप बढ़ रही है, तो रूरल कंजम्पशन में थोड़ा सा अपटिक देखने को मिल रहा है। शहरी कंजम्पशन थोड़ा सा जो कम हो गया था, उसमें सरकार ने इस बार बहुत अच्छी कोशिश करी है कि टैक्स में रियायत देके अगर मध्यम वर्ग को अगर एक बढ़ावा दिया जा सके कि वो भी कंजम्पशन को बढ़ाए, तो जो सारे कहें कि सिलेंडर्स हैं वो फायर करना चालू करेंगे। उसके बाद आरबीआई ने भी बहुत ही सराहनीय कदम उठाया, इंटरेस्ट रेट्स काट दी, वो लिक्विडिटी भी बढ़ा रहे हैं। तो ये सबका एक मिला जुला जो परिणाम होगा वो ये होगा कि ग्रोथ की दिशा वापस गति पकड़ेगी, और मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर में जब ग्रोथ की दिशा पकड़ेगी, तभी निवेशकों की मानसिकता भी बदल जाएगी और वापस विश्वास में वृद्धि होगी। लेकिन जैसे हम बातें करें कि कंजम्पशन बढ़ेगी तो सेविंग्स बढ़ाने का भी तो ये कदम है कि बिल्कुल, से हमारे दोनों हाथ में। बढ़ेगी। जब जब सॉरी रजत जी, आई मीन जब अगर 7 लाख मिनिमम इनकम पर टैक्स लगाने के बजाय अगर 12 लाख कर दिया गया, तो हम जानते हैं कि भारत में व्यक्ति पूरा, अगर आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप पूरा खर्च नहीं कर देते हो। बचत तो हमारे खून में है, हमारे स्वभाव में है। तो कुछ पैसा उसमें से कंज्यूम होगा, वो अच्छा है इकोनॉमी के लिए, और कुछ पैसा उसमें से सेव होएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि कई काफी अच्छा पैसा उसमें से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आएगा। लोगों की जो भी एसआईपी चल रही है वो अपना एसआईपी का अमाउंट बढ़ाएंगे। और जब बाजार नीचे होता है रजत जी, तो आपको यूनिट ज्यादा मिलती है। जब बाजार नीचे होता है, एनएवी नीचे है, और आप वही पैसा लगा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो आपको यूनिट ज्यादा मिल रही है। जब तेजी आएगी तो आपको ज्यादा फायदा होगा। सर तो बस तेजी का फायदा उठाने के लिए देखिए, ये मंच बिल्कुल ऐसे ही कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बातें की जाएं तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी पिट गए। इस समय तो सब कुछ एक जैसा ही लग रहा है मार्केट में, पता नहीं लग रहा अगली तेजी बनेगी तो किस में बनेगी। सर अगर आपसे पूछूं कि इस बजट को देखकर और आरबीआई के भी प्लान्स को देखकर कि वो लिक्विडिटी बढ़ाना चाहता है और सरकार जो भी कदम उठाती चली जा रही है, आपको क्या लगता है कि अगला बड़ा जो सेक्टर होगा जहां पर फोकस करना चाहिए वो कोई कुछ ऐसे सेक्टर्स कौन से होंगे?
मैं तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ रजत जी। तो मैं तो यही कहूंगा कि म्यूचुअल फंड के जरिए अपनी एसआईपी करते रहिए। हाँ। और अगर पिछले 4-5 महीनों में जब करेक्शन देखा है बाजार में, और जिस तरह से कई स्टॉक्स गिरे हैं, कल परसों ही किसी ने मेरे को बताया कि इतने सारे स्टॉक्स 50-60% गिर गए हैं। जी। जो अगस्त सितंबर के जो प्राइजेस थे वहां से। लेकिन अगर आप उनको म्यूचुअल फंड्स की एनएवी से अगर कंपेयर करेंगे, उन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, तो आपको लगेगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रहे थे उनके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा हिट आया है, बजाय म्यूचुअल फंड के जरिए जो निवेश कर रहे थे। तो इस बार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं निवेशकों का ये विश्वास बढ़ेगा कि प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट बेटर है, रादर देन खुद ही अपना निवेश करें। और मैं तो यही सलाह दूंगा कि इस बाजार से घबराएं नहीं, इस बाजार में आप बने रहें और नियमितता से निवेश करें, और अनुशासित तरीके से जो आप अपनी एसआईपी चला रहे हैं उसे चलाते रहिए, और उसको टॉप अप करिए। क्योंकि अब अगर वित्त मंत्री ने आपको अगर टैक्स में कटौती करके अगर ज्यादा पैसे आपके जेब में डाले हैं, तो थोड़ा खर्चा करिए और थोड़ा पैसा हमारी एसआईपी में भी बढ़ाइए। तो वही बात है ना, एसआईपी इन्वेस्टर भी तो देखो, जैसे किसी का अगर 10 लाख से 20 लाख बना, कंपाउंडिंग होके 40 बना, 40 से 60 बना, 80 बना, 1 करोड़ बना, और एकदम से हिट आ गया मार्केट में बहुत तगड़ा, जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तो अब वो जब 60-70 लाख के आसपास है 1 करोड़ वाला, वो तो बोल रहा है यार गलती तो नहीं कर दी मैंने। तो उसी तरीके से सोच के चले, या फिर यहाँ पर और एसआईपी इन्वेस्टर्स बढ़ जाए, और जो रिकॉर्ड स्तर की एसआईपी है 25,000 रुपए, 25,000 करोड़ रुपए पर मंथ, वो आपको लगता है भी यहाँ से और बढ़ेगी, या फिर अब निवेशकों को कॉन्फिडेंस थोड़ा ये ये डगमगाएगा? ये तो बढ़ेगी। अगर आप देखो 2016-17 के आसपास ये नंबर, ये आंकड़ा जो था वो 4,000 करोड़ महीने का था। उसके बाद में हमने 2000 करीब 18-19 में हमने काफी मंदी देखी मिड एंड स्मॉल कैप्स में। 2020 में हमने पेंडेमिक देखा और बाजार काफी गिर गया था मार्च 2020 के महीने में, और अगले कई महीने लगे वापस उसी लेवल पर आने में। 2022 में भी जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ा, ब्याज की दरें बढ़ी, तब हमने मंदी का एक दौर देखा। पर एक उसके बाद भी 4,000 करोड़ महीने की एसआईपी आज 26,000 करोड़ की एसआईपी महीने की एसआईपी बन गई है। और मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा निवेशकों का रुझान बढ़ रहा है कि लंबे समय के लिए निवेश करना है। बाजार में मंदी तेजी आती रहेगी, अर्थव्यवस्था में कभी न कभी थोड़ी गड़बड़ होती रहेगी, लेकिन जो भी नियमितता से निवेश करेंगे उनको रिटर्न अच्छा मिला है। आज हमारे कई फंड्स हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो पिछले 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से प्रदर्शन दिखा रहे हैं। उन्होंने बहुत गड़बड़ देखी है एनएवी में, लेकिन जिन्होंने अगर अनुशासित तरीके से निवेश किया उनके अच्छे परिणाम रहे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो निवेशक लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सर, अभी हाल फिलहाल की लेट खबर ये है कि 1 अप्रैल 2025 से म्यूचुअल फंड्स में नए रूल्स आ रहे हैं जो सेबी इंप्लीमेंट करने जा रहा है, जिसमें दो हैं। एक तो जो न्यू फंड ऑफर है, एनएफओ जिसको हम कहते हैं, वो जो भी पैसा इकट्ठा करते हैं उसको डिप्लॉय करने के लिए अवधि कम कर दी है। पहले 60 दिन थी, अब उसको घटाकर 30 दिन कर दिया है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी जो नया रूल इंप्लीमेंट होने जा रहा है वो है स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट्स को लेकर उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है म्यूचुअल फंड स्कीम्स को। ये दोनों चीजें एक आम निवेशक को थोड़ा आसान भाषा में बताएं कि कितना बेनिफिशियल है। तो ये जर्नी है, जब से म्यूचुअल फंड रेगुलेशन आया है 1996 से, तब से मार्केट रेगुलेटर सेबी का और एमफी हम दोनों मिलकर कार्य करते हैं, और हमेशा कोशिश करते हैं कि इस प्रोडक्ट में हम पारदर्शिता बढ़ाते रहें। इस प्रोडक्ट में विश्वास तभी जमेगा जब हमारा डिस्क्लोजर बेटर होगा, हमारा रिस्क मैनेजमेंट बेटर होगा, हमारा गवर्नेंस बेटर होगा। तभी इस प्रोडक्ट के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। आपने दो की बात करी जो अभी नए हैं, लेकिन अगर आप ओवर द इयर्स देखोगे, हर साल कई जो नियम आते हैं, या जिस तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने भी कार्य किया बेस्ट प्रैक्टिसेस बनाने का, तो उसका एक ही रहता है। चाहे आप स्ट्रेस टेस्टिंग करो कि अगर कोई भी अगर बुरा वक्त आया, अगर बहुत ही ज्यादा बाजार में परेशानी हो गई, बहुत ही अगर बाजार में खलबली हो गई, तो आपको कितना समय लगेगा अपने स्टॉक्स को बेचने में, एयूएम के हिसाब से, उनकी लिक्विडिटी के हिसाब से वगैरह, वो है। और बहुत सारे कदम है वो रेगुलर सेबी उठाती रहती है, और हम काफी चीजों का डिस्क्लोजर ऑलरेडी करते रहते हैं। जैसे पिछले साल लग रहा था कि मिड एंड स्मॉल कैप्स में जब बहुत तेजी का एक माहौल हो गया था, इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी, मैं कहूंगा कि बहुत ही अग्रेसिव सेट हो गई थी, तब भी हमने यही स्ट्रेस टेस्टिंग या जो लिक्विडिटी का डिस्क्लोजर है वो चालू किया मिड एंड स्मॉल कैप फंड में। हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाकी के दूसरे फंड्स में भी सेबी कहे और हम लोग करते हैं। तो हमारा तो हमेशा से ये रहा है, जितनी पारदर्शिता है, जितना हम निवेशक को दिखा सके हमारे फंड के बारे में, पोर्टफोलियो मैनेजर के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में, पोर्टफोलियो एनालिटिक्स हम जितना भी दिखा सके उतना ही अच्छा है। और अगर आप हमारी फैक्ट शीट उठा के देखोगे,
फंड की जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है, आप एमफी की वेबसाइट पे जाओगे, अगर म्यूचुअल फंड सही की वेबसाइट पे जाओगे, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में किसी भी प्लेयर की वेबसाइट पे जाओगे, तो जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है एज एन इन्वेस्टर, वो मेरे को लगता है कि बाकी इंडस्ट्रीज में आपको नहीं मिलती है। राइट, लेकिन मैं कुछ सवाल जरूर पूछूंगा सर उसमें ना। जैसे म्यूचुअल फंड में हम अलग अलग एसेट्स को देखते हैं ना, कोई इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, कोई डेट में, कोई गोल्ड में। सब चीज एकदम से टूटी है, हर एसेट क्लासेस में थोड़ा दबाव देखने को मिला। एक ऐसा एसेट है जो लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है, वो है गोल्ड। ये अचानक से सोना इतना चमकना क्यों शुरू हो गया है, और इस तेजी के पीछे आप क्या कारण समझते हैं? तो हम तो हमेशा इंडस्ट्री में एसेट एलोकेशन की बात सबसे ज्यादा करते हैं कि भाई आपको अपना पैसा सब जगह रखना चाहिए। पैसा इक्विटी में भी रखना चाहिए, पैसा थोड़ा फिक्स इनकम या डेट फंड्स में रखना चाहिए, पैसा थोड़ा सा पैसा गोल्ड में भी रखना चाहिए। और उससे क्या होता है कि अलग अलग वर्षों में आप जाएंगे, अगर पिछला आप इतिहास देखेंगे, चाहे 20-30 साल का इतिहास, 50 साल का, विश्व 100 साल का इतिहास में देखेंगे, तो कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जब इक्विटी बहुत अच्छा करती है, कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जब डेट फंड अच्छा करते हैं, कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जब गोल्ड अच्छा करता है। तो अगर आप सपोज एक मल्टी एसेट फंड के जरिए आपने तीनों ले लिए, या कोई एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट के जरिए आपने तीनों ले लिए, या आप खुद ही अपने हिसाब से एलोकेट करते हैं कि भाई मेरे को इतना इक्विटी में रखना है, इतना डेट फंड में लगा दिया, और इतना गोल्ड में आपने ईटीएफ या गोल्ड फंड के थ्रू लगा दिया, तो अच्छा रहता है। गोल्ड ऊपर जा रहा है क्योंकि सेंट्रल बैंक जितने भी है विश्व के, वो गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं। गोल्ड के अंदर लोगों का अगर डर है कि जो जियो पॉलिटिकल रिस्क है, ये जो टैरिफ वॉर है, दुनिया में जो अनसर्टेनिटी का एक माहौल है, और काफी करेंसीज डेप्रिसिएट हो रही है, तो गोल्ड एक तरह से उसके अगेंस्ट में एक हेज है। काफी चाइनीज लोग भी खरीद रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी करेंसी डेप्रिसिएट होएगी तो ज्यादा पैसा बाहर तो नहीं भेज सकते, लेकिन गोल्ड खरीद रहे हैं। और भारत में भी अगर समृद्धि बढ़ रही है तो ज्वेलरी की सेल्स वगैरह बढ़ रही है, तो कई कारण है। गोल्ड प्राइस अच्छा कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ गोल्ड अच्छा कर रहा है तो सारा पैसा गोल्ड में ही डाल दें, क्योंकि एक साल ऐसा आएगा जब गोल्ड इतना अच्छा नहीं करेगा, दूसरी एसेट क्लास अच्छा करेगी। एक चीज ये समझा दें निवेश को सर, आप समझाओगे तो हमको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ये क्या कैसे देखा जाए? हम ना रोज एक ही चीज देखते हैं, निफ्टी के कुछ आंकड़े हैं जो हम निवेशक देखते हैं, 23,000 पे आ गया है निफ्टी, फिर कभी देखेंगे 22,500 पे, कोई बोलता है कि 21,600 आ जाएगा। तो कोई बोलता है कि नहीं 24,000 आ जाएगा। पैसा कैसे बनाएंगे स्टॉक मार्केट पे? और जो मिड कैप स्मॉल कैप किसी जो टूटे, उसका क्या करें? रजत जी, ऐसा किसी को पता नहीं होता है, ऐसा किसी के हाथ में बाजार की कुंडली नहीं है कि एक साल में बाजार कहाँ चला जाएगा या अगले 3 महीने में कहाँ चला जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, आज के एग्जैक्ट 5 साल पहले रजत जी, निफ्टी ने एक नया हाई छुआ था 12,000 का। और उस समय लाइक नया हाई था वो, और रोज नया हाई बन रहा था, करीब 11, 12, 14 फरवरी के आसपास, जहां तक मुझे याद है। और ऐसा लग रहा था कि अब तो अच्छा ही समय है, क्योंकि अब ब्याज की दरें कम होगी, ग्रोथ की रेट बढ़ रही है, भारत भी अच्छा कर रहा है, और पूरे विश्व के बाजार, कई सारे बाजार दूसरे हैं जो नई ऊंचाई पर थे। अब किसी को पता नहीं था कि अगले एक महीने में 12,000 वाला निफ्टी 7500 आ गया। जब वो पेंडेमिक हुआ, लॉकडाउन हो गया, इतना बड़ा सप्लाई और डिमांड शॉक आ गया, पूरे विश्व में एक रिसेशन का माहौल हो गया, ये किसी को भी नहीं पता था। अगर मैं आपको 5 साल पहले बोलता है कि ये देखो अभी 10,000 करीब के आसपास निफ्टी है, ऐसा पेंडेमिक आने वाला है, ऐसा शटडाउन हो जाएगा, इकोनॉमी में रिसेशन आ जाएगा, उसके बाद रशिया यूक्रेन का वॉर हो जाएगा, उधर इसराइल में ऐसा वॉर हो जाएगा, सब कुछ ऐसा हो जाएगा, तो आपको लगता नहीं नहीं फिर तो निवेश ही नहीं करना चाहिए। पर आज 10,000 वाला भी आज निफ्टी वहां से भी 2-2.5 गुना तो निफ्टी में बन गया, और अगर फंड्स में थे तो आपके और भी ज्यादा पैसे वहां से बन गए। तो ये बहुत ज्यादा इस तरह से डे टू डे न्यूज देखना और उसको इंटरप्रेट करना, बाजार अपने हिसाब से चलता है। एक ध्यान रखना चाहिए कि भारत की अगर अर्थव्यवस्था अच्छा करेगी, भारतीय कंपनियों के जो रेवेन्यू है और उनके प्रॉफिट्स अगर वो मुनाफे बढ़ते रहेंगे, तो अल्टीमेटली शेयर बाजार में वो रिटर्न आएगा। कभी वैल्यूएशन ज्यादा हो जाता है तो रिटर्न फिर थोड़ा ढीला पड़ जाता है, कभी रिटर्न अगर वैल्यूएशन नीचे है तो आपका रिटर्न थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। वो साइकिल चलते रहते हैं। अभी हम उसी एक नीचे वाले साइकिल से हम निकल रहे हैं। अच्छा, निकल रहे हैं उस वाली साइकिल से, या फिर अभी आपको लगता है कि 2025 के लिए कोई ऐसा बड़ा चैलेंज है जो अभी बाजार ने नहीं देखा और आपको लगता है कि वो भी अभी देखने को? चैलेंज कहाँ से आता है? आप सोचो, अब रशिया यूक्रेन वॉर का किसको पता था 2022 में? पेंडेमिक का किसको पता था? अब ऐसा तो कहीं भी कुछ हो सकता है। पर मुझे लगता है कि जो 10-20 साल के, आज आप 30 साल के कई सारे फंड्स हैं हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, 20 साल से है। अब 20 सालों में क्या क्या नहीं हुआ है, राइट? आज भारत का सपोज मैं बताऊं आपको, 2004 में मेरे ख्याल में 4-5 हजार के आसपास सेंसेक्स था, निफ्टी में बता रहा हूँ, सेंसेक्स बता रहा हूँ आपको। 2003 में 3,000 का सेंसेक्स था, वो 3,000 वाला भी तो आज 75,000 है।
अब इस दरमियान तो कई तेजी मंदियां आई है, अर्थव्यवस्था में भी, और कंपनियों के प्रॉफिट्स में भी, और दुनिया के बाजारों में भी, और हमारे बाजारों में भी। तो सर जो नए निवेशक आए और जो पिछले साल आए हैं अभी न्यू इन्वेस्टर्स, और जितने डीमैट खाते खुलते देखे और जो म्यूचुअल फंड्स में आए हैं अभी एक साल के अंदर, उनको क्या मैसेज होगा? नहीं, मेरा मैसेज एक ही होगा, अपना एसेट एलोकेशन पर ध्यान दीजिए, अपना एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर को देखिए, अपने आप को समझिए, और अपना गोल निर्धारित कीजिए, उसके हिसाब से एसेट्स निर्धारित करिए, उसके बाद अच्छा फंड चुन के और आप लंबे समय के लिए निवेश करिए, अपनी एसआईपी बनाए रखिए, और उस नियमितता से इन्वेस्ट करेंगे, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, या कभी बाजार गिरा और आपकी क्षमता है कि आप एसआईपी में और पैसा लगा सकते हैं, तो अपना निवेश बढ़ाइए, और विश्वास रखिए लंबे समय पर। छोटे समय में बाजार वॉलेटाइल होना लाजमी है, ये बाजार की प्रकृति है। बाजार ऐसे ही ऊपर नीचे होता है, आज ही नहीं है, इतिहास में भी ऐसा ही रहा है, और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। ये फिक्स डिपॉजिट की जैसे हर क्वार्टर आपके यहाँ इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं होएगा, बट ये वॉलेटिलिटी है, उसका फायदा उठाया जा सकता है, उससे घबराना नहीं चाहिए। राइट सर, नवनीत जी बहुत शुक्रिया अपने समय विस्तार को देने के लिए, और आपसे बात करके मजा बहुत आ बहुत गया सर, थैंक धन्यवाद। यू। थैंक यू रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।